Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the editorial and explained section discussion from Indian Express of 21st January. और सबसे पहले ओके आज का कोट डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का कोट है, नोइंग इज़ नॉट इनफ वी मस्ट अप्लाई, विशिंग इज़ नॉट इनफ वी मस्ट डू। यानी केवल आपको पता हो जाए, आप पढ़ लो कि क्या है, क्या चीज़ें आजकल न्यूज़ में चल रही हैं, नोइंग इज़ नॉट इनफ, उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चंस में कैसे उसको यूज़ करना है, अगर इंटरव्यू तक पहुँचते तो कैसे यूज़ करना है। और आई विश कि आप लोग सब पहुँच भी जाएँ। और विशिंग इज़ नॉट इनफ, केवल ये चाह लेना कि मैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, IAS, IPS, IRS, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, आप केवल विश करो तो वो काफ़ी नहीं है। वी मस्ट डू, इसलिए एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैं आपको बार बार कहती हूँ। ओके और कल आपसे कोई मेजर क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, आज मैं ज़रूर पूछूंगी। एंड लास्ट लेट्स स्टार्ट विद द एडिटोरियल डिस्कशन फॉर टुडे। तो पहला एडिटोरियल जो है, रेजिंग द पिच बाय विनोद राय, हमारे काम का नहीं है क्योंकि ये पूरा क्रिकेट बेस्ड है। तो अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें। और आप ये मत सोचा कीजिए कि जो दूसरे आर्टिकल्स हैं इनको मतलब हम छोड़ देते हैं या नहीं पढ़ते हैं। बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब नहीं आते हैं तो हम इनसे डील नहीं करते हैं। ओके तो लेट्स मूव ऑन टू द मेन जो आज का आया है वो है द साइबर टेक्स कोनंड्रम। कोनंड्रम यानी कि कंफ्यूजन होना, किसी चीज़ में कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या ऐसा क्वेश्चन खड़ा हो जाना। ओके तो डिजिटल सर्विस टैक्स की इसमें बात की गई है। और बेसिकली जो डिजिटल कंपनीज़ हैं उनका टैक्सेशन जो है वो अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि उनको कहाँ टैक्स करो कहाँ नहीं करो। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। ओके Now, this has been a key concern for G20 countries। और इसके लिए कुछ साल पहले, 7 साल पहले OECD में एक आइडिया आया था BEPS का, यानी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि एक इंटरनेशनल टैक्स लॉ बनाया था खासकर ऐसी ही कंपनीज़ के लिए कि जो डिजिटल कंपनीज़ हैं उनको, जहाँ उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ओके वहाँ पे उनको टैक्स किया जाए। ठीक है, वहाँ पे टैक्स किया जाए। और अभी भी ये जो है लेकिन काम पूरा नहीं हुआ है। और कई कंट्रीज़ को ये इशू है कि इस वजह से, क्योंकि प्रॉपर इसका कोई एक फ्रेमवर्क नहीं बना है, तो कई कंट्रीज़ को लगता है कि जो उनका राइट टू टैक्स है, जो उनको टैक्सेशन करना चाहिए ऐसी कंपनीज़ पे, जो उनको टैक्स मिलना चाहिए, वो उनका राइट जाता जा रहा है। ठीक है, उनको नहीं मिल रहा है। अब इंडिया ऐसी एक पहली कंट्री है जिसने 2016 में ऐसी कंपनीज़ के ऊपर लगाया था इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, क्या लगाया था? इक्वलाइजेशन लेवी। ये टर्म्स याद रखना। ओके BEPS आपसे पहला टर्म पूछा था, और BEPS के बारे में आप मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। ओके अब इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था, ये क्यों लगाया था? ताकि जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज हैं उनको मतलब टैक्स देने के लिए मैंडेटरी किया गया था। ओके फॉर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। ठीक है, और उसके बाद में 2020 में ये जो स्कोप था, ये उस टाइम पे किसके लिए दिया गया था? नॉन रेजिडेंट बिजनेस जो भी है उनके ऊपर लगाया गया था 2020 में। फिर इसमें दूसरी डिजिटल सर्विसेज को भी इंक्लूड किया गया था, जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया था। ओके तो अब क्या है कि कोई भी इस तरीके का जब पेमेंट होता है, एडवर्टाइजमेंट्स यहाँ पे आप जो दिखाते हो उनकी वजह से आपको अगर कोई भी पेमेंट मिलता है तो उसका आपको 2% लेवी देना पड़ेगा टू दी इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब इस अप्रोच को माना जा रहा था कि दिस इज़ कॉन्ट्ररी। इसके ऊपर काफ़ी इशू हुआ था कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो कंपनीज़ के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, तो काफ़ी इशू हुआ था। तो ये कहा जा रहा था दैट दिस वॉज कॉन्ट्ररी टू दी इंटरनेशनल अग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन अभी बात ये है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो रहा है, अभी तक ज़्यादा फिजिकल चीज़ें जो दिख रही हैं चीज़ें, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो आपको वही है कि एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, राइट? तो इस वजह से एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है जो चेंज हो रहा है, और इसलिए यहाँ पे बात की गई है DST की, यानी डिजिटल सर्विस टैक्सेस की। तो अभी ये एक कॉमन फिनोमेना होता जा रहा है। ओके
और जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ है, तो अब मेन चीज़ क्या है कि आप कह रहे हो जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, अब कोई कंपनी है वो बेस्ड है मान लो यूएस में, उसको वहाँ पे जो भी है टैक्स पे करना पड़ रहा है, उसका मेन एड्रेस वहाँ का है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा मार्केट अगर इंडिया में मिल रहा है, ठीक है, तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे कोई मतलब इस तरीके का ज़्यादा साइट्स वगैरह बैन नहीं है, हमारे यहाँ पे कोई सिविल वॉर्स नहीं चल रहे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ह्यूज मार्केट है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सर्विसेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया जैसी कंट्रीज़ आगे आ रही हैं कि हमें मतलब टैक्स रेवेन्यू ऐसी ऐसी कंपनी से मिलना चाहिए। अब क्या हुआ कि जैसे इंडिया ने ये सारी चीज़ें शुरू करी, तो यूएस ने अपने यूएसटीआर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए, ठीक है। यूएसटीआर क्या होता है? यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इसकी हमने कल बात करी थी जब बाइडेन के हमने अपॉइंटमेंट्स की बात करी थी कि अभी कौन है नया ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बताओगे कि अभी बाइडेन ने नेक्स्ट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यूएसटीआर किसको अपॉइंट किया। ओके, तो अब क्या हुआ था कि 2020 में जैसे अब क्या मार्च में इन्होंने एक्सपेंड किया अपना कि अब ई कॉमर्स को भी लगाएंगे, तो जुलाई इनको फिर वही हुआ, जून में इनको हुआ कि भैया देखना पड़ेगा कि क्या चक्कर है। तो जो ट्रेड एक्ट 1974 है, ठीक है, उसके सेक्शन 301 के अंडर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, ठीक है। ट्रेड एक्ट 1974 है, उसके सेक्शन 301 में, और इंडिया के अगेंस्ट भी 10 ज्यूरिसडिक्शंस के अगेंस्ट शुरू की है, ये पता करने के लिए कि क्या जो यहाँ पे डीएसटी लिया जा रहा है वो यूएस कॉरपोरेशन के अगेंस्ट तो नहीं है। तो अब इसमें ये भी पता चला कि इनकी रिपोर्ट जो आई थी वो अब 2021 जनवरी में आई है, उसमें ये कंफर्म हो गया है कि जो इंडिया का इक्वलाइजेशन लेवल लिया जा रहा है वो अनरीजनेबल है और उसका बहुत सडन इम्प्लीमेंटेशन है और वो रेट्रोस्पेक्टिव भी है, ठीक है। ये सारे अब इन्होंने ऑब्लिगेशंस लगाए कि एक तो सडन था और दूसरा आप रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहे हो, ठीक है, तो इसलिए अनरीजनेबल है और डिस्क्रिमिनेटरी भी है, इनका कहना है, ये इनका कहना है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि जो 119 कंपनीज हैं जिसके ऊपर ये एप्लीकेबल है उसमें से 72% जो हैं वो यूएस बेस्ड हैं, ओके, वो 72% यूएस बेस्ड है। तो ये चीज़ अब ऑब्वियस सी बात है, इसको हम नहीं वो कह सकते कि ओवर टैक्सेशन जो है वो होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो वो यहाँ पे करेंगे अलग से टैक्स। अब मेन तो उनका वहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमारा पैन वगैरह दिया है, यहाँ पे हम आईटी रिटर्न फाइल करते हैं, वो अपनी कंट्री में फाइल करते हैं, तो अब इस वजह से क्या होगा कि वो दूसरी कंट्री में भी, हर कंट्री में जाके ऐसे टैक्स पे कर रहे हैं, तो उनका ओवर टैक्सेशन होगा और उसका इनको कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे हमको टैक्स क्रेडिट वगैरह मिल जाता है, तो वो वहाँ पे कोई क्रेडिट भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, ओके। अब ऑथर का मानना है कि जो लॉ है वो खुद में कोई ऐसा वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है ऑपरेशंस या नेशनलिटी पे बेस्ड। अब ये तो आपने निकाला कि 72% यूएस कंपनीज़ हैं, लेकिन हमारा कोई नेशनलिटी बेस्ड वो नहीं है और कोई भी ऐसा रेट्रोस्पेक्टिव एलिमेंट भी नहीं है, ठीक है। अब बात ऑब्वियसली ये है कि इसमें अब कई सारी हमारी खुद की इंडियन कंपनीज भी थी, लेकिन क्योंकि वो यहाँ की परमानेंट रेसिडेंट है तो ऑब्वियसली बात है वो तो यहाँ पे टैक्स पे ही कर रही हैं, तो उनके ऊपर इक्वलाइजेशन लेवी नहीं लगेगा, तो वो एक्सक्लूड हो गई इससे। तो अगर कोई कंपनी ए है, ठीक है, उसका यहाँ पे कोई लोकल सब्सिडियरी है या फिर यहाँ पे उसकी कोई रजिस्टर्ड एंटिटी भी है, ठीक है, केवल परमानेंट यहाँ पे होना ज़रूरी नहीं, अगर आपका यहाँ सब्सिडियरी कोई रजिस्टर्ड एंटिटी है तो भी आपके ऊपर लेवी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी ऐसी है जो इंडिया में ऑपरेट तो कर रही है लेकिन उसका जो बिलिंग एड्रेस है वो पूरा बाहर का है, सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया कि मान लो कि वो आयरलैंड का है, तो उस केस में उसके ऊपर लेवी जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। और अब कुछ एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि आप एक काम करो ना, जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं आप कंज्यूमर्स के ऊपर पास कर दो, ठीक है, तो अब कंज्यूमर इसका कस्टमर कोई टैक्स नहीं पे करेगा इसका, लेकिन अब क्या होगा कि जो चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी, जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा होगा ऐसे प्लेटफॉर्म से, वो हायर प्राइसेस पे मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि कंपनी को वहाँ पे टैक्स वगैरह क्लेम करने की दिक्कत नहीं आएगी, मतलब उनका जो भी हायर टैक्स है वो यहाँ पे कस्टमर पे कर रहा है, ओके।
अब मेन दिक्कत क्या है इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म में कि जो डिजिटल कॉरपोरेशंस हैं वही है कि उनका कोई ऐसे फिजिकल प्रेजेंस नहीं है बाकी कंपनीज़ की तरह। ओके, तो अभी जो टैक्सिंग का चलता है नॉर्मली, जो जुरिस्डिक्शन में, किसी भी जुरिस्डिक्शन में चलता है, बेस यही होता है कि उस बिज़नेस की एक फिक्स्ड प्लेस होती है, जबकि डिजिटल जो भी कंपनीज़ हैं उनकी नहीं है। तो इसलिए कंट्रीज़ ने सजेस्ट किया कि आप एक नया बेसिस बनाओ कि किसी भी कंट्री में कितने नंबर ऑफ यूज़र्स हैं। ठीक है, अब ये आइडिया जो है ये EU और इंडिया का था कि आप वहाँ पे ये देखो कि वहाँ पे वही मार्केट कितना आ रहा है, आप इस चीज़ के ऊपर टैक्स आप वो करो, है ना। तो ये चीज़ इन्होंने एक सजेस्ट की हुई थी। ओके, अब ऑब्वियस ही बात है, कोई भी अगर नया इस तरीके का अरेंजमेंट होता है तो उसके लिए बायलैटरल रीनेगोशिएशन की ज़रूरत है टैक्स ट्रीटीज़ की, ताकि जो डोमेस्टिक टैक्स लॉज हैं उसको सुपरसीड किया जा सके। तो अभी बेसिकली बात ये कुल मिला के जो सोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और अभी तो फ़िलहाल यही प्रपोज़ किया गया है कि रेसिडुअल प्रॉफिट दिया जाए। और तो लेकिन इसमें वही इकोनॉमिक गेन क्या आ जाती है, रेसिडुअल प्रॉफिट दोगे तो अब इंडिया के पास में तो यहाँ पे ज़्यादा कंपनीज़ नहीं, तो ज़्यादा गेन नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंसेंसस की भी ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसे सेंसिटिव मैटर्स को भी डिस्कस करना चाहिए, जैसे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस हो गया, कि आर्बिट्रेशन ना करके आप जो ऑल्टरनेटिव ADR प्रोसेस होता है, ठीक है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, इसका यूज़ करो। तो इससे कंप्लायंस बर्डन भी हो सकता है कि और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो जब तक ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और जब तक ये डिमांड्स चल रही है कंट्रीज़ की कि उनको सोवरेंटी मिले टैक्स की, तब तक DST को माना जा रहा है कि एक इंटरिम सोल्यूशन एटलीस्ट हो सकता है कि आप इस तरीके से जो कंपनीज़ पे लगाया जा रहा है डिजिटल सर्विस टैक्स, उसको अभी आप फ़िलहाल लगाओ। ठीक है, तो कम से कम जो ऐसी कंपनीज़ हैं जो टैक्स इवेट कर रही हैं या एस्केप कर रही हैं, तो फ़िलहाल तो उनकी टैक्सिंग हो जाएगी। ओके, सो ये था इस एडिटोरियल से साइबर टैक्स कोनंड्रम। नेक्स्ट आते हैं, अब फिर से देखो आइडियाज़ पेज में है ना, ये @real डोनाल्ड ट्रंप है, तो इसमें इन्होंने यही बताया हुआ है कि उनके फॉलोअर्स वगैरह जो थे किस तरीके से बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, उन्होंने इतनी सारी पोस्ट वगैरह करी थी, और अब वो प्लेटफॉर्म से हट गए तो उनके फॉलोअर्स चले गए हैं, अब बाइडेन को अपने नए फॉलोअर बनाने पड़ेंगे, तो बेसिकली काम का इशू नहीं है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसीज मॉरल फाउंडेशन, तो एक्चुअली में इट इज़ रिटन बाय कपिल सिब्बल, जो आप काफ़ी फेमस पर्सनालिटी आप जानते भी होंगे, सीनियर कांग्रेस लीडर और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और राइटर भी हैं साथ में। और अब बात ये है कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि केवल है ना कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ की बात नहीं है, और सोसाइटी को भी खासकर इन्फॉर्म होना चाहिए जस्टिस वगैरह के बारे में। ओके, सो ही हैज़ ट्राइड टू एन्यूमरेट द इंडाइसेस कि एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी को कैसे, उसकी स्ट्रेंथ का कैसे पता लगाया जा सके। ओके, तो इनका कहना है कि जो वैल्यूज़ ज़रूरी होती है वो बेसिकली दे लाई इन द हार्ट्स ऑफ मेन एंड विमेन। ओके, अब जब भी इनका कहना है कि पब्लिक डिस्कोर्स होता है, वही चीज़ जो इंट्रोडक्शन में हमने बोली कि ज़्यादातर आप रिलाय किस पे कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पे, लॉ पे आप रिलाय कर रहे हो, कोर्ट्स वगैरह पे आप रिलाय कर रहे हो। तो जब भी पब्लिक डिस्कोर्स होता है तो स्ट्रेस केवल उन वैल्यूज़ पे दिया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये मान लिया जाता है कि इससे हमको अपने आप प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ओके, तो हमको ये लगता है कि जो गवर्नमेंट है, अब ऑब्वियसली बात है एक अपोजिशन का राइटर लिख रहा है तो आपको एंगल समझना चाहिए। ओके, तो प्रोज एंड कॉन्स हमको दोनों कवर करने होते हैं, इसलिए हम सेपरेट व्यूज़ को ऐसे एडिटोरियल्स में कवर करते हैं। ओके, तो अब इनका मानना ये है कि हम ये गलत मान लेते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कमिटेड ही है वैल्यूज़ के लिए, और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उनके लिए भी वो कमिटेड है। ओके, और इस वजह से हम पूरी तरीके से जैसे कोर्ट के ऊपर रिलाय कर लेते हैं कि अब उनका फ़र्ज़ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो मान लिया कि गवर्नमेंट कमिटेड है, दूसरे मान लिया कि अगर कोई गड़बड़ भी होती है तो जो कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेगा। तो इनका कहना है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ना कोई लॉ, ना कोर्ट अपने आप में ह्यूमनिज्म की वैल्यू को अपहोल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली ही इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन ह्यूमनिज्म, ठीक है, विच अगेन लाइज इन द हार्ट्स ऑफ मैन एंड वीमेन। तो वही है कि जो कि ह्यूमनिज्म ही डेमोक्रेसी के हार्ट में भी आता है, तो हम इन चीज़ों पे रिलाय नहीं कर सकते हैं।
तो उन्होंने कहा इस चीज़ के लिए फिर ज़रूरी क्या है। इनका कहना है कि जब तक आपके अंदर ऐसी वैल्यूज़ नहीं है कि आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को किसी एक्ट के लिए अकाउंटेबल ठहरा सको, ठीक है, तब तक जो सेंस ऑफ जस्टिस है वो नहीं आएगा। ओके। और हमारे जो सोसाइटी का जो कल्चर है, जब तक वहाँ पे मॉरल यूनिवर्स नहीं आता, ये टर्म इन्होंने बार बार यूज़ किया है, मॉरल यूनिवर्स, ओके, which is he is calling the touchstone on the basis of which actions of man in power will be टेस्टेड। वही कि मतलब आपको खुद को एक सेंस होना चाहिए कि जो चीज़ हो रही है, आपका खुद का कॉमन सेंस एक तरीके से कह लो, आपको वो लग रहा है कि वो एथिकल है कि नहीं है, उसके बेसिस पर ही जो पावर में लोग हैं यानी जो गवर्नमेंट है उसको आप टेस्ट कर सकते हो और उसी के बेसिस पे हमारी डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। और इस मॉरल यूनिवर्स पे ही जब सारे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस भी अलाइन करेंगे, जो चीज़ एक एथिकल एक तरीके से मान लेना कि एक सेम डेफिनेशन हो, सेम चीज़ के लिए अलाइन करें, तभी हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बच पाएगी। तो ये डीपर अंडरस्टैंडिंग है मॉरल यूनिवर्स की, जो कि हमको चाहिए तो ताकि हम समझ सकें कि जो नेशन की वैल्यूज़ हैं वो मतलब किस तरीके से काम आ सकती हैं। ओके। तो अब देखो ये वही है कि अपोजिशन के होते हुए वही बात कह रहे हैं कि मॉरल यूनिवर्स भी जो है वो तब तक मतलब एक बहुत दूर की बात है जब तक है ना आप अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ना यूज़ करो, आप उसको समझो नहीं कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप उसको प्रोटेक्ट ना करो। और जो कल्चर ऑफ डिसेंट है यानी वही कि अगर आप अलग सेपरेट व्यूज़ रख रहे हो, डिसेंट कर रहे हो, अपोज कर रहे हो, जब तक आप उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तब तक आप वो उसको यूज़ नहीं कर पाओगे, आप मॉरल यूनिवर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रख पाओगे। ओके। लेकिन अब इसमें ऑथर का कहना है कि जब आप अपने साथ वालों की स्पीच पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज़ का फ्रीडम नहीं मिलता है, लॉज जब मिसयूज़ होते हैं और कोर्ट्स जो है वो इस तरीके की चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उस टाइम पे वी फेल द टेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ओके। ऐसे केस में फिर हम वही जब हम आवाज़ नहीं उठा पाते, बेसिकली जब हम डिसेंट नहीं कर पाते हैं, जब कोर्ट्स वगैरह भी फेल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे डेमोक्रेसी का टेस्ट जो होता है वो फेल हो जाता है। ओके। लेकिन वही है कि आप डिसेंट और आपके आइडियाज़ तब फ्री फ्लो नहीं कर सकते हैं जब आपके जो चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं दैट आर पोल्यूटेड एंड बायस्ड, जब आपको गलत जानकारी दी जा रही है और उसमें आपके मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको मैनिपुलेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो एक तरीके से बायस्ड आइडियाज़ आपके आ जाते हैं और आप प्रॉपरली डिसेंट नहीं कर पाते हो, जिनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए आप उनको नहीं कर पाते हो। ओके। अब देखो जो सोसाइटी का बैलेंस बना हुआ है वो इस चीज़ के ऊपर बना हुआ है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन दूसरे से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, एक की प्राइमेसी दूसरे से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और इसी वजह से जो कॉन्ट्रडिक्शंस वगैरह हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, उसको बैलेंस किया जा पाता है, ठीक है ना। एंड ये जो बैलेंस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडिफाइस में भी प्रॉपरली एनग्रेव्ड है। और जो हमारा क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारा मतलब कंट्री का क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर जो है पॉलिटी का, वो भी इस चीज़ के ऊपर ही बेस्ड है कि किस तरीके से पावर स्टेट्स और यूनियन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अलग अलग जैसे ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे ही स्टेट्स और यूनियन में भी है, ठीक है, जुडिशरी और उसमें अलग अलग है। तो इनका कहना है कि ये जो बैलेंस है ये बहुत ज़्यादा यूनियन के अटेम्प्ट से डिस्टर्ब किया जा रहा है जब वो स्टेट गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं अपने इन्वेस्टिगेटिव पॉलिटिकल और फिस्कल क्लाउड को लेके। और जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया की, कल्चरल डाइवर्सिटी, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, वो भी बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज़ की जा रही है एट दी हैंड्स ऑफ मेजॉरिटेरियन एजेंडाज। ओके। तो जैसे जिस तरीके का इंस्टीट्यूशनल बैलेंस पार्लियामेंट के अंदर डिसबैलेंस हो रहा है, मतलब स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है, उसी तरीके से पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में भी डिस्टेबलाइज हो रहा है और उसी तरीके से यूनियन और स्टेट के बीच में भी डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो अगर इसको अगर कोर्ट्स समझने की कोशिश करें तो हम ये पाएंगे कि डेमोक्रेसी केवल ब्रूज नहीं हुई है बट इट हैज़ बीन मेम्ड, ठीक है। तो ये थे इनके व्यूज़ जो थोड़े बहुत काम के थे।
ओके। खैर कुछ आर्टिकल्स वही था कि आज ज़्यादा अच्छे नहीं आए थे, तो इस वजह से हो सकता है कि आपको, बट अब ये जो एक्सप्लेन सेक्शन आया है ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। वैल्यू ऑफ वैक्सीन्स यहाँ पे किया है डिस्कस इन्होंने, और यहाँ पे खुद मतलब वैक्सीन साइंटिस्ट आए हैं 2, शाहिद जमील और वीरेंद्र चौहान, और वो कुछ क्वेश्चंस इसमें यहाँ पे उनसे पूछे गए थे, तो उसका इन्होंने जवाब दिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये आर्टिकल, आपके काफ़ी काम का है, क्योंकि इसमें साइंस और मेडिसिन पर्सपेक्टिव से काफ़ी चीज़ें डील की गई हैं। तो अब इनका कहना है कि 7 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं उनको वैक्सीन्स दी जा चुकी है, और लेकिन कई लोग जो हैं और डॉक्टर्स और कुछ हेल्थ केयर वर्कर्स भी, वो थोड़ा सा हेजिटेंट है ये वैक्सीन लेने के लिए, और दिस हैज़ लेड टू कंसर्न्स ओवर वैक्सीन हेजिटेंसी। ओके, अगर आप लोग हिंदू डेली फॉलो कर रहे हैं तो आपने सुने होंगे ये टर्म्स, वैक्सीन हेजिटेंसी सर कई बार यूज़ कर चुके हैं। ओके, तो अब पहला क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन काम कैसे करती है और ये कैसे हेल्प करती है। तो वैक्सीन जो है इट रिजेंबल्स द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, यानी पैथोजन, और इस केस में कौन सा पैथोजन है, कोरोना वायरस। तो जो वैक्सीन है वो उसी को रिजेंबल करती है। ओके, और उसको रिजेंबल करके ये बेसिकली हमारी इम्यून सिस्टम को ट्रेन कर देती है और एक मेमोरी बना देती है, ताकि जब रियल में इन्फेक्शन आए फ्यूचर में तो ये मेमोरी का एकदम से यूज़ करे और उस डिज़ीज़ को, उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर दे और उस डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर दे। ओके, तो ऑलरेडी हमारे पास में इस चीज़ का एविडेंस है, ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार कोई वैक्सीन आई है, हमारे पास में खूब सारे एविडेंस हैं कि इस तरीके की जो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ हैं उनको किस तरीके से पहले भी पास्ट में रोका गया है। ओके, तो और इसी के बेसिस पे हमने स्मॉल पॉक्स और पोलियो जैसे जो डिजीज़ेज़ हैं उनको पूरी तरीके से हमने एलिमिनेट किया है वैक्सीनेशन से ही। ठीक है, और करीब 20 ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ेज़ को हम प्रिवेंट कर चुके हैं, जिससे हमने 2-3 मिलियन डेथ्स एनुअली जो है उनको भी अवॉइड किया है। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है इंडिया का, वो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोग्राम है, और इसमें हर साल 26 मिलियन बच्चों को इम्यूनाइज किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि वैक्सीन्स को बनने में बहुत टाइम लगता है, तो ये कोविड वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो सही बात है, वैक्सीन को बनने में बहुत टाइम लगता है, उसके कई सारे कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होते हैं, और उसको स्टेबल बनाया जाता है, और उसको पूरे तरीके से इस तरीके से एक चेन को स्टेबलाइज किया जाता है ताकि एक कंटिन्यूस एक उसका फ्लो बना रहे, और उसके बाद में उसको एनिमल्स वगैरह पे टेस्ट किया जाता है, फिर ह्यूमंस पे किया जाता है उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को देखने के लिए। तो अब बेसिकली जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, वो 3 फेजेस में होते हैं। ओके, तो जो फेज़ 1 होता है इसमें लगभग 20 से 100 हेल्दी वॉलंटियर्स को उनके ऊपर ये वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स, सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। ठीक है, फेज़ 2 जो होता है उसमें सेवरल हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर्स जो कि मतलब ये डिटरमिन करते हैं कि शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, और ये इम्यून सिस्टम के किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोजेनेसिटी। ओके, ये टर्म भी याद रखना, इम्यूनोजेनेसिटी। तो ये सारी चीज़ें हम फेज़ 2 में देखते हैं। फिर फेज़ 3 में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स आ जाते हैं, और इसमें इनको क्या होता है कि आधे लोगों को तो प्रॉपर वैक्सीन दी जाती है और बाकी आधों को प्लेसिबो इफेक्ट में रखा जाता है, यानी कि आपको बताया नहीं जाता है कि आपको वैक्सीन दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, तो इनको वैक्सीन की जगह कुछ और दे देते हैं, लेकिन यही बोलते हैं कि आपको वैक्सीन दी गई है, एक डमी दे देते हैं उसका, तो फिर से उसकी एफिकेसी देखने के लिए, ठीक है, और रिकन्फर्म करने के लिए कि इसके कोई और साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। ओके, तो ये होते हैं 3 फेजेस। अब कई सारे रीजंस हैं, अब क्यों बोल रहे हैं कि ये इतनी जल्दी मतलब कैसे डेवलप हो गई है। ठीक है, तो इसके कई सारे रीज़न्स हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो इन्होंने ये दिया है कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो थी उसको ओपनली शेयर किया जा रहा था। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि एक दूसरे को हेल्प मिल रही थी, और दूसरी बात ये भी थी कि इसका रिजेम्बलेंस था SARS-CoV-1 से और मर्स वायरस से। ठीक है, तो SARS-CoV-1 और मर्स वायरस से ये रिजेम्बल कर रहा था, इसलिए साइंटिफिक नॉलेज थोड़ा बहुत होने की वजह से जल्दी डेवलप हो गया। दूसरा क्या था कि रेगुलर
रेगुलेटर्स का रोल था, ये सेकंड चीज़ है कि जो रेगुलेटर्स थे उनका भी रोल था कि उन्होंने ये सारे पॉइंट्स देखो, अब आप नोट कर लेना, ठीक है। तो रेगुलेटर्स का रोल था कि उन्होंने पैरेलल आपको टेस्टिंग का भी दे दिया कि आप टेस्टिंग भी कर सकते हो और साथ में डेटा जो पहले का है उसको आप रिव्यू भी कर सकते हो, ओके। तीसरा जो रोल था इसमें वो गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल मॉडल्स का था। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया और नए इनोवेटिव फाइनेंशियल मॉडल्स भी आए, जिसकी वजह से जो फार्मा कंपनीज थी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, उन्होंने बहुत तेज़ी से वैक्सीन को डेवलप कर लिया और उनको कोई भी फाइनेंशियल रिस्क इसमें नहीं था। अगला जो रीज़न है वो ये है कि जितने भी वैक्सीन प्लेटफॉर्म्स थे, हर ऐसे प्लेटफॉर्म ने कोविड वैक्सीन को प्रोड्यूस करने की कोशिश करी। एवरी प्लेटफॉर्म वॉज यूज्ड इन दिस थिंग, ओके। और जिन्होंने मतलब आज तक कभी वैक्सीन नहीं बनाई है वो लोग ने भी बनाई, ठीक है। अब जो फाइज़र या फिर बायोएनटेक कंपनी है और मॉडर्ना है, ठीक है, दोनों ने mRNA, अब इन्होंने अलग अलग तरीके बताए हैं और फिर ये भी बताएंगे कि कौन सा तरीका में क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, और क्या अच्छी मतलब उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने बताया फाइज़र और बायोएनटेक जो है, ये पहला तरीका है, इन्होंने mRNA फ्रेगमेंट का यूज़ किया था ह्यूमन सेल्स में ताकि वायरल स्पाइक प्रोटीन को प्रोड्यूस किया जा सके जो कि एंटीवायरल इम्यूनिटी को बढ़ाए, ठीक है। और ये वैसे जो टेक्नोलॉजी है ये एंटी कैंसर वैक्सीन्स बनाने में आज तक यूज़ की जा रही, मतलब इसको डेवलप कर रहे थे। तो अब यही टेक्नोलॉजी को इन्होंने यहाँ पे यूज़ करके देख लिया तो इसमें एफिकेसी देखी गई, ठीक है। दूसरा तरीका जो इन्होंने यूज़ किया था वो वायरल वेक्टर्स का यूज़ किया था, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, और इसका यूज़ है ना पहले एबोला वैक्सीन में किया जा चुका है। एडिनो वायरस बेस्ड एबोला वैक्सीन में किया गया था, तो इसको ही इन्होंने जल्दी से यूज़ कर लिया कोविड वैक्सीन में। तीसरा क्या किया है, जैसे भारत बायोटेक और ICMR ने किया है, वो नॉर्मल जो एक इनएक्टिवेटेड वायरस यूज़ किया जाता है, तो वैसी वैक्सीन इन्होंने बनाई है बेस्ड ऑन इनएक्टिवेटेड वायरस, और ये टाइम टेस्टेड मेथड है। और दूसरी जो चाइना की भी वैक्सीन है उन्होंने भी ये यूज़ किया है। तो अब हर प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया उसकी हमको लिमिटेशंस भी समझने की ज़रूरत है, ठीक है, जो भी अभी 3 तरीके हमने बताए। तो सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया कि जो mRNA है वो फ्रेजाइल मॉलिक्यूल है और उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन और उसको फ्रोज़न रखने की ज़रूरत होती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, उसका प्रॉपर स्मूथली उसके लॉजिस्टिक्स को मूव करने में प्रॉब्लम आती है, ओके। दूसरा जो है वायरल वेक्टर, वो ज़्यादा स्टेबल तो है, लेकिन अगर पहले से ही कोई एक वेक्टर आपको दिया गया है, ठीक है, पहले से किसी और डिजीज़ के लिए किसी पर्टिकुलर इंसान को ऐसी वेक्टर वैक्सीन दी गई है, तो ये जो दूसरी वाली दी जाएगी तो दिस विल क्रिएट एंटी वेक्टर इम्यूनिटी। ये वाले टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। इससे एंटी वेक्टर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और वैक्सीन जो है वो एक तरीके से इनइफेक्टिव हो जाएगी, ओके। अब तीसरा जो हमने बताया वो बताया इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन्स, तो वो जनरली सेफ होती हैं, लेकिन अगर यही वाली वैक्सीन्स को अगर रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस और मीजल्स में जब यूज़ किया गया था तो उनको फिर विड्रॉ कर लिया क्या था, क्योंकि इन्होंने डिजीज़ को और बढ़ा दिया, क्योंकि एक तरीके से आप सीधे से वायरस ही वापस आप इंजेक्ट कर रहे हो, बस आप ये है कि वो इनएक्टिवेटेड है, ठीक है। तो इनएक्टिवेट होने की वजह से वैसे वो नहीं करना चाहिए, बट किसी में एक्टिवेट भी कर गया वो, तो उसने डिजीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ओके। तो अब सवाल आते हैं, क्या इनको अप्रूवल बहुत जल्दी मिल गया, प्रीमेच्योरली मिल गया? तो पेंडेमिक ऐसा एक यूनिक अपॉर्चुनिटी थी, ऑथर्स का कहना है, जिसने वैक्सीन डेवलपमेंट की टाइमलाइन को कंप्रेस तो कर दिया, लेकिन इसमें सेफ्टी को कंप्रोमाइज़ इन्होंने नहीं किया है, ठीक है। देयर वाज नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेफ्टी, ठीक है। तो बेसिकली रेगुलेटर्स ने EUA को इन्वोक किया है। EUA क्या है? इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन। ये भी एक बहुत सेफ मैकेनिज़्म है ताकि वैक्सीन्स को जल्दी हेल्थ इमरजेंसीज के टाइम पे प्रोवाइड करवाया जा सके, ओके। तो इसने ये सेफ्टी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, इनफैक्ट इसमें प्रॉपर रिव्यू होता है, फेज़ 1 का, फेज़ 2 का होता है, और फेज़ 3 के भी जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम से कम 70 दिन तक या फिर 2 महीने तक देखे जाते हैं, ओके। तो उसका भी प्रॉपर
फॉलोअप किया जाता है ताकि एक इंटरिम एनालिसिस मिल जाए एफिकेसी का। तो इसको इमरजेंसी में उन ग्रुप्स के ऊपर यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे हाई रिस्क है इन्फेक्शन का, मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी का। ओके, तो इट इज़ कम्प्लीटली सेफ। तो अब जो अप्रूवल दिया गया भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इन क्लिनिकल ट्रायल मोड, तो इसकी वजह से कन्फ्यूजन आ गया था और इसको बैकअप वैक्सीन कह रहे थे और ये भी माना जा रहा था ये दूसरी वैक्सीन से इन्फीरियर है, जबकि इसका प्रॉपर टाइम टेस्टेड टेक्नोलॉजी पे टेस्ट हो चुका है और ये इस वजह से सेफ़ है। ओके, तो ऑथर्स ने सिंपली कहा है कि ये बिल्कुल सेफ़ है, आप इसके लिए मत डरो। और EUA जो दिया जाता है ड्रग्स और वैक्सीन को, वो लेजिटिमेट मेथड्स हैं इमरजेंसी से डील करने के, और लेकिन इसको जिस तरीके से इंडिया में कम्युनिकेट किया गया उस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए और दैट इज़ वाई वैक्सीन हेजिटेंसी हैज़ बीन जनरेटेड। ओके, अब क्वेश्चन दूसरा ये अभी आजकल पूछा जा रहा है कि क्या ये वैक्सीन्स जो वेरिएंट वायरस है उनके अगेंस्ट काम करेगी। तो ऑथर्स का कहना है कि पहली बात तो जो कोरोना वायरस है वो बहुत धीरे म्यूटेट करता है, ठीक है, इट म्यूटेट स्लोली एज कम्पेयर टू अदर RNA वायरसेस। और कई सारे इस तरीके के वेरिएंट्स अभी इमर्ज हुए हैं UK, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में, और 50 कंट्री से ज़्यादा जगहों पर स्प्रेड हो चुके हैं, इंडिया में भी आ चुके हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो मेन चेंज होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें स्पाइक्स होते हैं। ये स्पाइक्स जो हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं, तो मेन जो म्यूटेशन होता है वो इस प्रोटीन में ही होता है और इस प्रोटीन से ही ये जाके अटैच होते हैं, ठीक है, मतलब इसी का यूज़ करके वो रिसेप्टर से अटैच होते हैं, ठीक है। तो अभी जो है इसमें जो म्यूटेशन हुआ है उससे ट्रांसमिशन काफ़ी तेज़ हो रहा है, खासकर UK वेरिएंट में, ठीक है। अब एक म्यूटेशन देखा गया है जिसको N501Y कह रहे हैं, इसमें यही देखा कि जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है स्पाइक प्रोटीन का, जिस पे कायदे से वैक्सीन अटैक करती है, ठीक है, जो वायरस न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती हैं, यानी कि जो हमारा बॉडी एंटीबॉडीज जनरेट करता है वो इन्हीं के ऊपर जाके टारगेट करती है। ओके, तो इसमें खासकर म्यूटेशन अभी देखा गया है। लेकिन अभी ऑथर्स का ये कहना है कि जो भी अभी हमारे पास डेटा है उससे देखा गया है कि जिसको भी वैक्सीन दी जा रही है या जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं वो कोई भी अगर म्यूटेशन भी हो जाए तो वो भी उसको इक्वली ही न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ओके, और वेरिएंट वायरस जो है ऐसा नहीं है कि वो बाहर से ही आएगा, हो सकता है कि वो अंदर से ही आए। और अगर प्रॉपर हम जिनोमिक सर्वेलेंस करें इन्फेक्टेड लोगों का, जैसे हमारी कंट्री में भी कई लोग हैं जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो हो सकता है हमारे यहाँ पे भी कई सारे वेरिएंट्स आ चुके हों, पर दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पे जो सीक्वेंसिंग डेंसिटी है वो बहुत लो है। जिनोम सीक्वेंसी जो हमारे यहाँ पे होती है जिससे ये सारी चीज़ें पता चलती है वेरिएंट वगैरह के बारे में, वो हमारे यहाँ पे बहुत कम है। और 10 मिलियन कन्फर्म्ड केसेस में से केवल 5000 हमारे पास में सीक्वेंसेस हैं। और अगर हमको ये वेरिएंट वगैरह को समझना है कि हमारे यहाँ म्यूटेट तो नहीं कर रहे हैं या कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो हमको इस सीक्वेंसिंग को और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। और अगर वही है कि अगर कोई भी वैक्सीन फेलियर भी होता है तो उसको हम तभी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जब हम इस तरीके के सर्वेज जो है उनको बढ़ा दें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है क्या उनको वैक्सीन लेनी चाहिए। तो ये माना जा रहा है कि अभी तक जो डेटा मिला है एंटीबॉडीज, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होती है किसी भी इंसान में, वो 3 से 5 महीने तक ही रहती है, ज़्यादा टाइम तक इम्यून रिस्पॉन्स नहीं रहता है। तो इस वजह से नेचुरल इन्फेक्शन के बावजूद आपको वैक्सीन लेनी चाहिए। लेकिन अगर वैक्सीन सप्लाईज यदि कम है तो कुछ लोग जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं और उसके बाद में रिकवर कर चुके हैं तो वो कुछ मंथ्स के लिए चाहें तो डिले कर सकते हैं। ओके, जैकमा का रिटर्न हम नहीं डिस्कस करेंगे। ओके, और हाउ बैनन वॉक, तो अभी क्या है कि US प्रेसिडेंट ने 143 लोगों को एकदम डाइंग आवर्स ऑफ हिस प्रेसिडेंसी में पार्डन कर दिया है, जिसमें तो उन्होंने खुद को भी पार्डन करने की बात कर दी है, तो सेंसलेस है। एक यहाँ पे यह है दिस वर्ड मीन्स कमलम करके, तो गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है कि जो ड्रैगन फ्रूट है इसकी भाई रीनेमिंग करो, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इसका नाम कमलम कर दो, ड्रैगन फ्रूट अप्रोप्रिएट नहीं लगता है। तो हम
कुछ चीज़ बस इस फ्रूट के बारे में और कुछ रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे काम का है, ठीक है। तो ड्रैगन फ्रूट जो है वो वाइल्ड कैक्टस का एक स्पीशीज़ है और वैसे ये नेटिव कहाँ का, इंडिजिनस कहाँ का है, साउथ और सेंट्रल अमेरिका का है और वहाँ पे इसको पिताया या पिथाया बुलाया जाता है, ठीक है। और नॉर्मली ये वाइट या रेड कलर का इसका अंदर का फ्लैश होता है या येलो भी हो सकता है और इसमें बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं कीवी फ्रूट की तरह। और इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो है और एक्सपोर्टर भी वो वियतनाम है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रेंच लोग द्वारा लाया गया था 19वीं सेंचुरी में और उसको थानलोंग कहते हैं वहाँ पे, यानी ड्रैगन्स आईज, और उसी से फिर इसका नाम ड्रैगन फ्रूट पड़ा है। और केवल वहाँ पे नहीं, लैटिन अमेरिका का तो नेटिव ही है, उसके अलावा थाईलैंड, ताइवान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और श्रीलंका में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। इंडिया में इसको 1990s में लेकर आए थे, काफ़ी लेट आया था ये यहाँ पे। और यहाँ पे इसको कहाँ पे ग्रो किया जाता है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, ठीक है। खासकर आप देखोगे कि जो कोस्टल वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, आंध्र प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। लेकिन ये हर तरीके की सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हैं और इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। अब एक्चुअली में क्यों ये सारी चीज़ें आई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में काफ़ी ज़्यादा फार्मर्स को लॉट किया था कच्छ के, कि वो ड्रैगन फ्रूट को कैसे कल्टीवेट कर रहे हैं और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस यूज़ कर रहे हैं, एंड वही आत्मनिर्भर वाली बात थी। और अब ये जो प्रपोजल दिया गया है ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को दिया गया है कि इसका नाम कमलम करो, ताकि लोगों के ऊपर लोग और ज़्यादा अवेयर हो और इस फ्रूट का और ज़्यादा एक्सपेंशन हो और वही आत्मनिर्भर भारत की लाइन में हम लोग सेल्फ रिलायंट हो पाएँ। और इसके अलावा कमलम जो है वो गांधीनगर में जो बीजेपी हेडक्वार्टर है कोबा में, उसका नाम भी कमलम है। और कमल वैसे लोटस जो है वो बीजेपी का इलेक्शन सिंबल भी है, लेकिन वहाँ के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि भाई इसमें कोई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है और उसका तो जो फ्रूट के पेटल्स वगैरह है वो उसके जब लोटस जैसे दिखते हैं, इसलिए हमने उसको कमलम सजेस्ट किया है। लेकिन आईकार के ऑफिस, अब देखो रेगुलेटरी बात आ जाती है, आईकार ऑफिसर्स का कहना है कि ये जो अप्रूवल है ये आपको बेसिकली बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया से और जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, तो आपको उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। और क्यों, क्योंकि ये फ्रूट जो है ये नेटिव नहीं है कोई इंडिया का, और अगर आप इसमें कोई भी चेंज कर तो नॉमेनक्लेचर में, तो वो सीधे इंटरनेशनल लिटिगेशन तक जा सकता है। इसलिए ये बीएसआई और एनबीए जो हैं उनका रूलिंग या फिर उनका ओपिनियन ज़्यादा मैटर करता है, ओके। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द आर्टिकल। आई थिंक आई फॉरगॉट टू गिव यू द क्वेश्चन फॉर टुडे, ओके। तो क्वेश्चन जो है, हाँ क्वेश्चन जो है वो ये है कि आज हमने डिजिटल सर्विस टैक्स की बात करी और 2-3 दिन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में आने वाले हम चैलेंजेस देख ही रहे हैं, तो यू हैव टू डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और खासकर गवर्नमेंट्स वगैरह को या हर कंट्री को कैसे इनको रेगुलेट करने में कैसे डील करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो आप चैलेंजेस में सारी चीज़ें दिखा सकते हो। ओके, बी केयरफुल कि मैं इनके चैलेंजेस नहीं पूछ रही हूँ, आप लोग कई बार क्वेश्चन नहीं समझ पाते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या चैलेंज फेस करना पड़ रहा है वो नहीं बता रही हूँ, ये क्या चैलेंज पोज कर रहे हैं, ये क्या चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट्स के लिए, कंट्रीज़ के लिए, लोगों के लिए, वो आपको बताना है। मतलब ये एक तरीके की प्रॉब्लम क्यों बन गए हैं, आपको बेसिकली इसमें ये बताना है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस